चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो भाई, हमने लास्ट क्लास में बेटा यहाँ पे कुछ बेसिक सिचुएशन डिस्कस करा था रेगुलेशन 5 का। किसका बेटा? रेगुलेशन 5, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी एंटिटीज हैं जो एलिजिबल नहीं है आईपीओ लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट, एसोसिएशन है, डिपार्ट एंटिटीज के साथ विलफुल डिफॉल्टर है या फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। ठीक है, फिर हमने फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का मीनिंग भी डिस्कस किया था। इसमें जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड है वो इन्वॉल्व कितना है, 100 करोड़ है, उससे ज्यादा। ठीक है, सो नाउ टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखो, नॉन एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 2, that is outstanding convertible securities। राइट, तो बेसिकली प्रोविजन क्या कहता है, लिखिएगा, रेगुलेशन 5 रेगुलेशन 2 generally prohibit an issuer from making an IPO if there are any outstanding convertible securities or any other rights which would entitle any person with any option to receive equity shares of the issuer. However, this restriction does not apply to issues fully paid up convertible securities.
देखो भाई, रेगुलेशन बेसिकली क्या कह रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। मान लो यहां पर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और ये चाह रही है ब्रिंग आईपीओ, ब्रिंग एन आईपीओ, ठीक है। आप इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। तो यहां पे एक रेगुलेशंस हम देखेंगे, रेगुलेशन 5, सब रेगुलेशन 2, राइट। तो बेसिकली रेगुलेशन क्या बोल रही है सर, अगर ये जो कंपनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग DRHP, व्हाट डू यू मीन बाय DRHP? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। कंपनी में देर आर आउटस्टैंडिंग पार्टली पेड अप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, यानी कि यहां पर आउटस्टैंडिंग है क्या, पार्टली पेड अप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, पार्टली पेड अप क्या बेटा, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज यहां पे है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, राइट, which can be convert into equity shares, and of course partly paid का मतलब क्या होता है, नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब जो अभी पूरा पेमेंट इसमें नहीं आया हुआ है, नॉट फुल्ली पेड अप, राइट। आउटस्टैंडिंग मतलब स्टिल, स्टिल पेंडिंग है, क्या बेटा, स्टिल पेंडिंग है, यानी कि इनका ऑब्वियस बात है पेमेंट ही नहीं आई है तो कन्वर्ट थोड़ी होंगे यार। कन्वर्ट कब करेंगे हम, जब फुल्ली पेमेंट आ जाएगी। तो पार्टली पेमेंट है इसलिए कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग है, क्या है बेटा। अगर आप जब DRHP फाइल करना चाह रहे हैं और आपकी कंपनी में किसी प्रकार के आउटस्टैंडिंग पार्टली बेड अप इक्विटी, ये सॉरी पार्टली बेड अप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, तो रेगुलेशन 5 इम्पोज एंड रेस्ट्रिक्शंस, ये क्या इम्पोज कर देता है, रेस्ट्रिक्शन कंपनी के ऊपर, कि आप आईपीओ लेके नहीं आ सकते हो। आप क्या लेके नहीं आ सकते हो, यानी कि कांट ब्रिंग एन आईपीओ या कांट मेक एन आईपीओ। आप क्या लेकर नहीं आ सकते हो भैया, आईपीओ लेकर नहीं आ सकते हो, ये आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई है किसने, रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन, हाँ। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, इसका हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कंपनी में आउटस्टैंडिंग ईसोप है, क्या है बेटा, ईसोप है, ईसोप जानते हो ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो भैया आप एग्जेम्प्टेड हो अंडर सेक्शन, सॉरी अंडर सेक्शन रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 2 में, राइट। यानी कि अगर आउटस्टैंडिंग ईशोप है, भाई ईशोप भी तो एक तरह से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे। ईशोप तो राइट होता है, ईशोप क्या होता है, राइट होता है, ये राइट है ना, राइट गिवन टू, राइट किसको दिया आपने, गिवन टू एम्प्लॉय, कि आप इन फ्यूचर डेट पे हमारे पर्टिकुलर शेयर्स ले सकते हैं। यानी कि सर इन जनरली एक तरह से ये भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये बाद में कन्वर्ट होंगे इनटू किस में, इक्विटी शेयर्स में। तो बट यहाँ पे क्या है ना, अगर आउटस्टैंडिंग राइट्स हैं आपके पास इशोप के, तो यू आर अलाउड, आप क्या है बेटा, अलाउड है, आप आईपीओ लेके आ सकते हैं, आपके ऊपर बेसिक एग्जामिशन है। या फिर एक और एग्जामिशन है कि अगर कंपनी में क्या है, फुली पेड अप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, क्या है, फुली पेड अप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं,
ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं बिफोर फाइलिंग डीआरएचपी। बिफोर फाइलिंग क्या? डीआरएचपी, राइट। तो ये कह रहा है आपके पास फुली पेडअप है, तो एक काम करो, फाइलिंग से पहले कन्वर्ट कर लो इनको। क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो इनटू किसमें? इक्विटी शेयर्स में बिफोर फाइलिंग। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो हम आपको क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे कि आप आईपीओ लेकर आ सकते हैं। क्या लेकर आ सकते हैं? आईपीओ। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, फुल्ली पेड अप है, अमाउंट तो आ चुका है, देन आपने क्यों होल्ड रखे हुए हैं? आप आईपीओ लाने से पहले इनको क्या करो, कन्वर्ट करो। तो उसको जनरली हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा, एग्जाम्प्टेड क्राइटेरिया में लेके आएंगे। किस में लेके आएंगे? और ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर अलाउड है क्या लाने के लिए, आईपीओ लाने के लिए। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ किस केस में? आउटस्टैंडिंग पार्टली पेड अप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के ऊपर। तो एक बार देख लो, देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 2। बेसिकली एग्जाम्पशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कहते हैं आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, कहते हैं जनरली जो रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 2 है, वो प्रोहिबिट करती है किसी भी इशूअर को फ्रॉम मेकिंग क्या बेटा, आईपीओ, इफ एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आपके पास हैं, या एनी अदर राइट्स विच वुड एंटाइटल्ड एनी पर्सन विद एन ऑप्शन टू रिसीव क्या, इक्विटी शेयर्स। मतलब यहाँ पर वो राइट्स भी कवर कर रहा है और वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी कवर कर रहा है जनरली, जो क्या है बेटा, कन्वर्टेबल है, राइट, जो किस में कन्वर्ट होंगे। हावेवर ये जो रेस्ट्रिक्शन है किस पे एप्लीकेबल नहीं है, इशो पे और फुल्ली पेडअप। तो फुल्ली पेडअप पे नहीं है, मतलब ये कौन से हैं, पार्टली पेडअप है। कौन से हैं? पार्टली पेडअप है। सो दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल इज कंप्लीटली डिफाइन रेगुलेशन 5 और सब रेगुलेशन 2 विद द एग्जांपल्स। कॉपी करेंगे फटाफट से इसको। ई शॉप को कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं। बट फुल्ली पेडअप को करने की जरूरत है? हाँ। मैं आईपीओ लेके आ रहे हो तो आपको पहले करना पड़ेगा, कंडीशन बोल रही हो। अगर आईपीओ लेके आ रहे हो तो डीआरएच पे फाइल करने से पहले आपको एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करना पड़ेगा कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग। समझ रहे हैं?
डन। तो ये था बेटा रेगुलेशन 5, सब रेगुलेशन 1 एंड सब रेगुलेशन 2, जो कि बेसिकली एक रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कंपनीज के ऊपर जो आईपीओ लेकर आ रही है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सब रेगुलेशन 1 पढ़ा था, राइट, जिसमें हमने कुछ कंडीशंस पढ़े थे, डिपार्टमेंट, एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब इन एलिजिबल सिचुएशन डिफाइन करी गई है रेगुलेशन 5 में। ठीक है, हो गए। अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, जो कि हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन 6 में। किस में पढ़ने वाले हैं? अब देखो तो ध्यान से। कहता है सर, जो आईसीडीआर रेगुलेशन है सेबी की, कौन सी रेगुलेशन है? उसका जो रेगुलेशन 6 है ना, वो हमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है। क्या बता रहा है? और साथ के साथ सम ऑल्टरनेटिव राउट्स फॉर मेकिंग एन आईपीओ, यानी कि यहाँ पे दो कंडीशंस पड़ेंगे बेटा, एक मेन कंडीशंस, मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं, और एक ऑल्टरनेटिव राउट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑल्टरनेटिव राउट्स। यानी कि दो सिचुएशन है यहाँ पे। पहला क्या है? मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और दूसरा क्या है हमारे पास? ऑल्टरनेटिव राउट्स। मतलब अगर आप मेन एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए सेकंड ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव राउट्स। ठीक है, अब जरा सुनना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लिखना नहीं है, पहले समझिए ध्यान से इसको। सर, जब मैं रेगुलेशन की बात करता हूं तो यहां पर विल अंडरस्टैंड रेगुलेशन 6, सब रेगुलेशन 1, जो कि बात करता है मेन एलिजिबिलिटी। क्या बात करता है जी? मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यानी कि मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कोई कंपनी फुलफिल करती है, तो फिर भैया आप आईपीओ लेके आ सकते हो। क्या लेके आ सकते हो? आप देखो क्या लिखा हुआ है, टू मेक एन आईपीओ। क्या यहाँ पर मैं एफपीओ की बात कर रहा हूँ क्या? किसकी बात कर रहा हूँ? आईपीओ, यानी कि दिस कंडीशन बेसिकली एप्लीकेबल ऑन अनलिस्टेड कंपनी। किसके ऊपर? अनलिस्टेड कंपनी, जो कि क्या लेके आना चाह रही है? आईपीओ लेके आना चाह रही है। ठीक है, तो कहते हैं सर, अगर कोई भी आईपीओ लेके आ रहा है, तो जो इशूअर है मस्ट मीट द फॉलोइंग थ्री फाइनेंशियल कंडीशंस, थ्री फाइनेंशियल कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगे। ठीक है, और ये सभी हम कैलकुलेट करेंगे रीस्टेटेड या कंसोलिडेटेड बेसिस पे। किस बेसिस पे बेटा?
तो यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं, ऑल कैलकुलेटेड ऑन अ रीस्टेटेड बेसिस एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। कंसोलिडेटेड बेसिस, ठीक है। अब सर यहां पर जब मैं बात करता हूं तो तीन कंडीशन है हमारे पास। कितनी कंडीशन है? सबसे पहला हमारे पास है नेट टेंजिबल एसेट्स। सबसे पहला क्या है बेटा हमारे पास? नेट टेंजिबल एसेट्स। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। दूसरा क्या है हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। एंड ऑफ कोर्स थर्ड वन इज नेटवर्थ। यानी कि तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेटा। सबसे पहला क्या? नेट टेंजिबल एसेट्स, विल अंडरस्टैंड क्या है ये कंडीशन। दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड तीसरा क्या है? नेट वर्थ। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय नेट वर्थ? सॉरी, ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अच्छा, अच्छा देखो इधर। तो सबसे पहला आता है हमारे पास नेट टेंजिबल एसेट्स, यानी कि हम सिर्फ टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं। टेंजिबल एसेट्स मतलब जैसे कि प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह हो गए, फर्नीचर्स वगैरह हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं? नेट टेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्या होती है बेटा? नेट टेंजिबल एसेट्स होती है। तो लॉ क्या कहता है, रेगुलेशन क्या कहता है, कितनी होनी चाहिए? तो कहता है नेट टेंजिबल एसेट्स, द इशूअर मस्ट हैव नेट टेंजिबल एसेट्स एट लीस्ट 3 crore in each of the preceding three full year। फुल ईयर मतलब 12 months की बात कर रहा है, पूरे 12 महीने। देखो बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन है, ध्यान तो सुनना। लॉ क्या बोल रहा है कि आपके जो टेंजिबल एसेट्स हैं, कौन से एसेट्स हैं, वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 3 करोड़, राइट। और 3 करोड़ पिछले 3 साल में, तीनों साल में होनी चाहिए। जैसे देखो, एक टाइमलाइन चार्ट है, राइट। आज इस ईयर में आप आईपीओ लेके आना चाह रहे हो। क्या लेके आना चाह रहे हो? इससे पहले वाला साल, मान लो इस ईयर में आप क्या लेना चाह रहे हो? आईपीओ। तो इसका पहले क्या हो गया? एक, दो, और ये क्या हो गया? तीन। तो कह रहा है भैया प्रिसीडिंग, 3 प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है ना। 3 प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, वो भी फुल फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फुल फाइनेंशियल ईयर। तो भैया ये कह रहा है कि यहां पर भी कम से कम 3 करोड़ के नेट टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए। यहां पर भी 3 करोड़ के नेट टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ऑल। और यहां पर भी नेट टेंजिबल एसेट्स कितनी होनी चाहिए आपकी? 3 करोड़। कितनी होनी चाहिए बेटा? तो अगर ये कंडीशन आप फुलफिल कर पाते हैं तो ही आप एलिजिबल हैं क्या करने के लिए। बट देर इज अ एडिशनल कंडीशन ओवर हियर। पहले तो बताओ ये समझ आया? अब ये कहता है सर, ये जो आपकी नेट टेंजिबल एसेट्स है ना, उसमें नॉट मोर देन 50% ऑफ दीज एसेट्स कैन बी हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट्स। अब ये मॉनेटरी एसेट्स क्या होते हैं जी? हाँ भाई बताइए, किसकी बात कर रहा है? यानी कि सुनो, 3 करोड़ के टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए जी। हाँ, बट उस 3 करोड़ में 50% से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए?
मतलब 50% से कम कैश होगा तो चलेगा। मतलब अगर 1.5 करोड़ रुपए तक का कैश हो सकता है, मतलब अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश है, मतलब 2 करोड़ का कैश है, कितने करोड़ का कैश है, तो भैया उसको हम क्या नहीं मानेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस में लेकर नहीं आएंगे। समझ में आया? अच्छा, बट इसका एक एक्सेप्शन, इसका क्या है एक, इस वाले पॉइंट का एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कह रहा है इफ मॉनेटरी एसेट्स एक्सीड कर जाए 50% से, किससे एक्सीड कर जाए, तो कहते हैं द इशुअर मस्ट हैव यूटिलाइज्ड और मेड फर्म कमिटमेंट टू यूटिलाइज द एक्सेस इन इट्स बिजनेस और प्रोजेक्ट्स। क्या मतलब है सर इसका? हाँ जी, एक सेकंड, एक एक्सेप्शन तो ये हो गया, और एक है एग्जेम्पशन। क्या है एग्जेम्पशन? एग्जेम्पशन मतलब कहते हैं द 50% मॉनेटरी एसेट्स लिमिट does not apply if the IPO is made entirely via OFS. What do you mean by OFS? Offer for sale. OFS मतलब क्या है? मतलब अगर आप आईपीओ लेके आ रहे हो किस चीज का, पता है ना ऑफर फॉर सेल क्या होता है, तो उस केस में 50% वाला क्राइटेरिया आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? आप जरा इसको ना एक लमसम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, सो दैट कि हमें थोड़ा बेटरली क्लियर है। दैट इज एग्जांपल नंबर 2। अब भैया सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला, ये डाइवर्जन कर देते हैं, इस ईयर कंपनी क्या लेके आना चाह रही है, आईपीओ। तो इसके कितने साल पीछे जाना हमें, 1, 2 एंड ऑफ कोर्स 3। दैट इज 3 प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और फुल ईयर होना चाहिए। फुल ईयर मतलब 12 मंथ्स का, राइट? यानी कि ऐसा नहीं कंपनी बीच में इनकॉर्पोरेट हुए 6 महीने हो रहे हो, ठीक है? जैसे मान लो 2.5 साल हो गए आपको इनकॉर्पोरेट हुए, तो आप कर सकते हो क्या? नहीं, कंप्लीट 3 ईयर होने चाहिए आपके, ठीक है? तो आईपीओ लेके आना चाह रहे हो, राइट? तो हर साल आपकी कम से कम कितनी करोड़ की एसेट्स होनी चाहिए? 3 करोड़ की नेट टेंजिबल एसेट्स आपकी होनी चाहिए। हाँ, बोलो भैया। अच्छा, फिर ये कहता है भैया किसी भी साल कैश जो है वो क्या नहीं होना चाहिए बेटा, नॉट मोर देन 50%। इफ यस, अगर है, तो ये कह रहा है जो एक्सेस ऑफ 50% है मस्ट यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस, या फिर मतलब आप कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? सपोज मान लो केस नंबर 1, पहले तो भैया 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टू बी वेरी फेयर। अगर है मान लो 2.5 करोड़ रुपए का आपका कैश, 2 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, तो जो 50% से ज्यादा हो गया, तो 50% से अगर ज्यादा है, तो उस केस में आप जो 50% ज्यादा कितना है यहाँ पे, 50 लाख, तो उस 50 लाख को आप सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हो, बिजनेस या प्रोजेक्ट, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये है पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंपनी की नेट टेंजिबल एसेट होनी चाहिए कितनी, 3 करोड़। लिखो इसको। इससे ऊपर वाला लिख लिया था ना?
अच्छा, ओएफएस के केस में कंडीशन पूरी एप्लीकेबल नहीं है, फिर 50% वाला एप्लीकेबल नहीं? मतलब वहां पर कैश मोर देन 50% हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और आपको किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में यूज करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ओएफएस के केस में। ओएफएस बोले तो ऑफर फॉर सेल। थोड़ा जल्दी करो, स्पीड में। एक्सेप्शन तक हो गया? हम्म, हम्म।
हो गया? कौन सा? समझ आ रहा तुम्हारे कुछ है भाई? तो ये पहली कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। मेन कंडीशन है ऑल्टरनेटिव है? मेन कंडीशन। हो गया भाई? आईसीडीआर के बेटा सारे लेक्चर ना पब्लिक होंगे, ठीक है? तो इसका रिवीजन भी आप लोग कर लेना यूट्यूब से, क्योंकि टॉपिक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहने वाले हैं। तो सारे लेक्चर्स मैं पब्लिक करूंगा इसके। अभी तक कितने लेक्चर आ चुके हैं इसके? 2। चलिए जल्दी करिए फटाफट से प्लीज। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास? नेट इंजिबल एसेट्स, ठीक है। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? क्या लिखा है जी? अब सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है? कहते हैं द इशुअर, इशुअर कौन? जो कंपनी आईपीओ लाना चाहती है, मस्ट हैव, लिखना नहीं है, समझे पहले ध्यान से, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। किसकी बात कर रहे बेटा ये? एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एट लीस्ट, ये होना चाहिए 15 करोड़ का। कितना? 15 करोड़ ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर क्या बेटा? 3 साल का। कितना? फिर कहते हैं द इशुअर मस्ट हैव रिकॉर्डेड एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैलकुलेटर है जरा मुझे देना। ठीक है। अब यहां पर बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कंडीशंस क्या कह रही है बेटा? कि आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम कितना? 15 CR का। कितने का? 15 CR का। कितने सालों में? पिछले 3 सालों में। कितने सालों में जी? 3 सालों में। फिर कहते थे इशुअर मस्ट हैव क्या बेटा? रिकॉर्डेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, कितने साल का? 3 साल का। राइट। अब इसको ना हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से। जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैंने यहाँ पे 50 + 10 - 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा इसमें मैं आपको। अब यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। कौन सी कंपनी है जी? एबीसी लिमिटेड। नाउ एबीसी जो लिमिटेड है ना,
सुनना ध्यान से। मान लो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 का, उसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 18 करोड़। कितने का? 18 करोड़, ठीक है। फिर हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24, प्रीसीडिंग बोला है, ठीक है, याद रखना, 12 करोड़ का है। और फिर हम देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में कितना करोड़ है? 15 करोड़। तो सबसे पहले यहाँ पे दो स्टेप्स में इसको डिवाइड करेंगे। कितने स्टेप्स में? स्टेप नंबर 1, कंडीशन हमसे क्या कह रही है? तीनों साल में प्रॉफिट होना चाहिए। तीनों साल में क्या होना चाहिए? तो मुझे बताओ, क्या तीनों साल में प्रॉफिट है? तो कंडीशन फुलफिल या सेटिस्फाइड दैट प्रॉफिट इन ऑल थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट इन ऑल थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब तीनों साल में हमें क्या है बेटा? प्रॉफिट है, किसी में भी लॉस नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट है। अब पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब दूसरा कह रहा है कि 15 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसने क्या बोला है? एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ होना चाहिए। हाँ जी, हाँ। कितने साल का ये? थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। बोलो। हाँ। तो भैया आपका 18 करोड़ था पहले साल, दूसरे में 12 करोड़ था, तीसरे में 15 करोड़ था। इफ यू डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 453 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? सॉरी 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 सॉरी, 18 प्लस 45 करोड़ अपॉन में 3, ठीक है। कैलकुलेटर, ये इनटू हो गया गलती से। कितना आ गया? तो क्या 15 करोड़ है? मुझे एक बात बताओ, पहली कंडीशन फुलफिल है, दूसरी फुलफिल है, तो क्या ये कंपनी एलिजिबल है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एबीसी लिमिटेड क्या है? एलिजिबल है फॉर आईपीओ। क्या है जी? एलिजिबल फॉर आईपीओ, ठीक है। कंडीशन नंबर क्या हो गया हमारे पास? ये 1। अब जरा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्या देखते हैं जी? एग्जाम्पल नंबर, अगेन देयर इज अ कंपनी एक्स वाई या एक्स जेड लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? एक्स जेड लिमिटेड। अब सर इसका भी हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं? इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये है 10 करोड़। कितने करोड़ का प्रॉफिट है? 2023-24 में प्रॉफिट है 12 करोड़। फिर हमारे पास प्रॉफिट है 2024-25 में, दिस इज 14 CR। कितना? 14 CR, ठीक है। अच्छा, तो स्टेप नंबर 1, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तीनों साल में? तो कंडीशन सेटिस्फाइड दैट प्रॉफिट इन ऑल ईयर, प्रॉफिट इन ऑल थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब तीनों प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, क्योंकि इसने बोला रिकॉर्डेड प्रॉफिट होना चाहिए। देखते हैं दूसरी इस कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि नहीं होगी। तो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 साल का, तो कितना है? 10 करोड़ प्लस 12 प्लस 14 अपॉन में 3,
कितना आएगा ये? तो 12 करोड़ आ रहा है। क्या ये 15 करोड़ है? कंपनी एलिजिबल हुई? नहीं सर, प्रॉफिट है बट आप एलिजिबल नहीं हो। नॉट एलिजिबल फॉर आईपीओ। तो आप आईपीओ के लिए क्या नहीं बेटा, एलिजिबल नहीं। समझ में आया? अच्छा, एक और एग्जांपल। वैसे देखो यार, अगर लॉस हुआ किसी भी साल, इधर देखो, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा। कंपनी है पी क्यू आर लिमिटेड। ठीक है। अब इसका जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 50 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 10 करोड़ का लॉस है। 2024-25 में 10 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, तो सुनो, स्टेप नंबर 1, क्या कंडीशन फुलफिल कर रही है? कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि आपको नॉट इन प्रॉफिट इन ऑल 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आगे जाने का मतलब बनता है, हालांकि आगे जाएंगे तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारे पास। अगर मैं सेकंड कंडीशन देखूं, तो मैं एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर निकालता हूं पिछले 3 साल का, तो ये तो ज्यादा होगा। 50 करोड़ माइनस 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ अपॉन में 3, जरा बताना कितना आ रहा है? 16.66 करोड़ आएगा। तो भैया प्रॉफिट तो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है, बट आपके कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हुई है, ऑल प्रॉफिट्स होने चाहिए आपके। तो भैया ये कंपनी क्या हो जाएगी? नॉट एलिजिबल फॉर एन आईपीओ। ठीक है, तो दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट भी कितना हो? 15 करोड़ का। हाँ, और तीनों साल में आपने क्या कमाया हो? प्रॉफिट कमाया हो। समझ में आया? कॉपी करो। आज क्या तारीख है? ये हो गया। मैंने ना तुम्हें कुछ एक भेजा है, जरा मुझे उसका क्यूआर कोड दिखाना था। ओपन करो इसको, जूम करना है इसको।
होने दो। एक सेकंड। रुको रुको, ऐसे रखना। हेलो। रजिस्ट्रेशन कर लिया उसका? हाँ। कर हाँ, मैंने कर दिया है, कर लिया। हाँ। नोएडा वाले मैंने। ठीक है, डन डन डन। कोई बात नहीं। ठीक। करता हूँ फ्री होके कॉल, ठीक है। ओके। फोटो 1895। इसका एटीएम कार्ड भी है? एटीएम तो नहीं है इसमें। फिर अमाउंट निकालेंगे कैसे? उससे बात करो नेट बैंकिंग के लिए। ठीक है। नंबर इंस्टीट्यूट पे डाला हुआ है। इंस्टीट्यूट क्यों डाला है? हाँ? इंस्टीट्यूट क्यों डाला है? बैंक डाला याद है उसमें जो हम कर रहे थे, ओटीपी गया था सरस्वती पूजा वाले दिन। कोई नहीं, वो तो चेंज हो जाएगा। आज सुबह क्लास नहीं थी क्या? ठीक है, आया था। तो मिल के नहीं गया तो? वो पूजा हो रही है ना, और जब भी ठीक। हो गया। एक बार दोबारा दिखाना। ये हो गया एग्जाम्पल। सेकंड वाला। ऊपर करो इसको।
520936। समझ आया जी आपके कुछ? हम्म। क्या समझ आया? दो कंडीशंस हो गई हैं। नाउ कंडीशन नंबर 3 है नेटवर्थ। कहते हैं जी द issuer must have a net worth of at least 1 CR, 1 करोड़ का, in each of the preceding three या 3 preceding financial year। और ये होना चाहिए फुल ईयर, मतलब पूरे 12 मंथ्स की बात कर रहा हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे आपने कहीं देखा है एवरेज वर्ड लिखा हो? यानी कि यहाँ पर बेसिकली बोला हुआ है भी यार हर साल आपका कम से कम कितना, 1 करोड़ का नेटवर्थ तो होना ही चाहिए। अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड सम एग्जांपल ओवर दिस, लेट अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ नेटवर्थ। किसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं? नेटवर्थ। तो नेटवर्थ क्या होती है? सुनना ध्यान से। तो कहते हैं सर कंपनी में जब मैं नेटवर्थ की कैलकुलेशन करता हूं ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, तो जो पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी की, क्या है जी? उसमें जोड़ दो फ्री रिजर्व्स को। किसको जोड़ दो? एंड माइनस कर दो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। किसको माइनस कर दो?
एक्यूमुलेटेड लॉसेस को एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स को। ये सब अपने अकाउंट्स में पड़े होंगे, राइट। तो सर ये बेसिक कैलकुलेशन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्या, नेटवर्थ। ठीक है, तो नेटवर्थ को कैलकुलेट करने की बेसिक कैलकुलेशन है कि आपका नेटवर्थ ऐसे आ जाएगा, और कम से कम नहीं तो कितना होना चाहिए, 1 करोड़ का होना चाहिए, राइट। बेसिक्स है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सपोज एबीसी लिमिटेड है, या एबी लिमिटेड जो भी है, मतलब इसका हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देख रहे हैं कि जो नेटवर्थ है इन टर्म्स ऑफ रुपीज 1.5 CR है। कितनी है? और फिर हम देखते हैं 2023-24 में, तो नेटवर्थ है इसकी 2 CR, एंड 24-25 में है 1.2 CR। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ईच फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज्यादा है? हाँ। तो अगर नेटवर्थ में देखूं कंपनी की, ईच 3 प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 1 करोड़ से ज्यादा और या उससे बराबर है, तो सर दैट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। ये कंडीशंस क्या हो गई है? तो ये कंपनी क्या हो गई है, एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ। ये कंपनी क्या हो गई है जी, एलिजिबल हो गई है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट कि थोड़ा और बेटर समझ में आ जाए। एग्जांपल नंबर 2, एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? अब एक्स वाई जेड लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर में और नेटवर्थ चेक कर रहे हैं जी। क्या चेक कर रहे हैं? नेटवर्थ। तो सर 22-23, 23-24 और 24-25, ठीक है। तो सर यहाँ पे मान लो इसका 2 करोड़ का नेटवर्थ है, यहाँ पे है 80 लाख या 0.8 करोड़ या 1.2 CR। मुझे बताओ क्या कंडीशन फुलफिल है? नहीं सर, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ नॉट इन ऑल 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्योंकि इस वाले साल में आपका नेटवर्थ क्या कम हो गया। हाँ जी, तो जबकि होना किस में चाहिए, तीनों साल होना चाहिए। तो भैया कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है, ब्रीच हो गई है। तो यहाँ पर ये कंपनी क्या है, नॉट एलिजिबल फॉर मेक एन आईपीओ। समझ में आया? पक्का? देखो, क्या वो शीतल नहीं, सॉरी क्या नाम है, शिवानी, समझ नहीं आया है? डाउट है? ये हो गया सबका?
डन। क्या टाइम हो रहा है? हो गया भैया। अच्छा देखो, ये तो हो गई हमारी मेन कंडीशंस, रेगुलेशन 6, सब रेगुलेशन 1, राइट। एक है सिचुएशनल बेस्ड कंडीशन। क्या है जी? ये एक तरह से हम बोले एडिशनल कंडीशन, बट ये है सिचुएशनल बेस्ड, ये हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसको हम बोलेंगे सिचुएशन बेस्ड कंडीशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? सिचुएशन बेस्ड कंडीशन। नाउ होती क्या है सर ये? कहता है सर, यदि इफ द इशूअर, यानी कि जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, उसकी बात कर रहा है, हैज चेंज इट्स नेम। आपने क्या करा है? अपना नाम चेंज करा है विद इन द लास्ट 1 ईयर। ध्यान से सुनना, सिचुएशन क्या है। मतलब आपने पिछले 1 साल में कंपनी का क्या चेंज करा है? नाम चेंज करा है। क्या चेंज करा है? नाम चेंज कर रहा है। अच्छा, तो एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, एट लीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात कर रहा है या रेवेन्यू की? दोनों डिफरेंट है ना। हाँ जी, रेवेन्यू फॉर द प्रीसीडिंग 1 ईयर, फॉर द प्रीसीडिंग 1 ईयर। और 1 ईयर आपको फुल कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है? फुल, मतलब टोटल 12 महीने का। और ये भी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ होगा रीस्टेटेड और कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपको लेना है। ठीक है? कितना परसेंट? कम से कम 50% रेवेन्यू मस्ट हैव बीन अर्न फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिकेटिंग बाय न्यू नेम। अब इसको ना मैं एग्जांपल्स में समझाऊंगा, पहले फटाफट से कॉपी करो इसको। फटाफट मतलब फटाफट। अरे ये लगा दो। अब ये वाला लगा दो, उसको थोड़ा धूप में रख दो। हाँ, कोई बच्चा गिर जाएगा, पैर वैर टूट जाएगा उसका।
सुनते ही नहीं। हाँ जी, लिखा। तो सर इसको ना एक बार एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। देखो, एग्जाम्पल नंबर वन। ठीक है, सुनना ध्यान से। जैसे कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, सॉरी, एबीसी टेक्सटाइल लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? एंड कंपनी ने नाम चेंज किया है। नाम क्या किया है? चेंज इट्स नेम। और जो नया नाम है वो है एबीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। क्या नाम है? बोलो। ठीक है, ओके। पहले नाम क्या था? अब नाम क्या है? अब पिछले एक साल आईपीओ लाने से पहले, एक साल पहले, आई मीन आईपीओ से एक साल में आपने क्या करा है? नाम चेंज करा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका रेवेन्यू। क्या देखेंगे? रेवेन्यू जो आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कमाया है। ठीक है, और 24-25 में आपने नाम भी चेंज किया था। तो मान लेते हैं कंपनी के कुछ बिजनेस सेगमेंट्स हैं। कंपनी के क्या है बेटा? कुछ बिजनेस सेगमेंट्स हैं, एंड उस बिजनेस सेगमेंट से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? रेवेन्यू। एंड रेवेन्यू यहाँ पर रहेगा बेटा हमारा रुपीज में और सीआर में। किसमें? रुपीज में और सीआर में। ठीक है, तो पहला बिजनेस सेगमेंट है आपका सोलर एनर्जी। सोलर पावर प्रोजेक्ट से आप कमा रहे हैं मान लो 60 करोड़ रुपए। कितना कमा रहे हैं? दूसरा, आप एक विंड एनर्जी में भी इंडल्ज हैं। किसमें इंडल्ज हैं? कितना करोड़ कमा रहे हैं? और आपका एक और बिजनेस है टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल ट्रेडिंग बेसिकली। और इससे आप कितना कमा रहे हैं? 30 करोड़। कितना कमा रहे हैं जी? अच्छा, एक बात बताओ, ये जो कंपनी का नाम चेंज हुआ है इसमें क्या नाम रिप्रेजेंट कर रही है कंपनी? यानी कि एनर्जी से रिलेटेड। बोलो। हाँ, मैंने कि यहाँ पे अगर मैं टोटल प्रॉफिट्स की बात करूं, आई मीन सॉरी, रेवेन्यू की बात करूं, तो कितना है? मतलब पिछले एक साल में आपने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये जो न्यू नाम है, न्यू नाम वाली जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ न्यू नेम, तो ये दो हो गए ना, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और दूसरा, तो कितना हो गया ये? 70 करोड़। अच्छा, आपका टोटल रेवेन्यू कितना था? 100 करोड़। कंडीशन कह रही है कि कम से कम 50% इससे आना चाहिए, न्यू नेम से। तो कितना? तो भैया 50 करोड़ से ज्यादा ही तो है हमारा। हमारा कितना है? 70 करोड़। तो क्या कंडीशन फुलफिल है? मतलब ये हो रहा है भैया, न्यू नाम जो आपने ऐड करा अपने कंपनी के नाम में, जो एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से कम कितना प्रॉफिट आना चाहिए? रेवेन्यू आना चाहिए 50% से ज्यादा। तो आ ही रहा है, एटलीस्ट 50% है, तो उससे तो ज्यादा ही आ रहा है। तो क्या कंडीशन फुलफिल है? कंपनी क्या हो गई? एलिजिबल फॉर मेक एन आईपीओ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। देखो सर, एग्जाम्पल नंबर टू। मान लो कंपनी का क्या वो नाम है XYZ इंफ्रा लिमिटेड, और कंपनी ने चेंज करा है नाम। क्या करा है? और नया नाम है XYZ फार्मा लिमिटेड। क्या नाम है जी? फार्मा लिमिटेड। बोलो। हम्म। अगेन, रेवेन्यू देखते हैं इसका पिछले साल का। पिछले साल कौन सा? 24-25। तो सर इसके जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं,
और जो आपने रेवेन्यू जनरेट करा है अगेन इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड सीआर, बोलो। तो पहला है फार्मास्यूटिकल बिजनेस। कौन सा बिजनेस? तो फार्मास्यूटिकल से आपकी सेल हुई है मान लो 30 करोड़ की। कितने करोड़ की? और इंफ्रा प्रोजेक्ट से आपकी सेल हुई है 70 करोड़ की। कितने करोड़ की? अच्छा, हाउ मेनी प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी? बेटा मैं प्रॉफिट बोलूं तो रेवेन्यू समझ जाना। ठीक है, तो रेवेन्यू कितना है? अगर मैं यहाँ पर कंडीशन देखूं तो 100 करोड़ टोटल रेवेन्यू का 50% कम से कम नए नाम से होना चाहिए, मतलब नए नाम वाली एक्टिविटी से। तो कम से कम कितना पैसा चाहिए? है कितना? 30 करोड़। भाई फार्मा से तो सिर्फ 30 करोड़ की सेल हुई है ना आपकी। हाँ, तो क्या कंडीशन फुलफिल है? कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि आपका 30% से क्या है, आई मीन 50% से क्या है, कम है। तो ये कंपनी क्या है बेटा? नॉट एलिजिबल फॉर एन आईपीओ। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? तो देख लो एक बार कंडीशन है क्या सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी ये? नहीं सर, ये कंडीशन सिचुएशनल बेस्ड क्या है? अगर आपने नाम चेंज करा है पिछले सालों में, अच्छा 10 साल पहले नाम चेंज करा था? नहीं सर। 2 साल पहले? नहीं सर। 3 साल पहले? मतलब आईपीओ से पिछले 1 साल में करा है तो ही एप्लीकेबल होगा जी। इसलिए मैंने बोला ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं, ये सिचुएशनल बेस्ड कंडीशन है, क्या है? बट जो ऊपर आपने कंडीशन पढ़ी वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए। एवरी कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, बट एक छोटा सा एग्जाम्पशन है 50% कैश वाला। वो भी किस केस में? ओएफएस के केस में, ठीक है। और एक उस केस में जहां पर आपका बिजनेस प्रोजेक्ट में ही कैश यूज होगा 50% से ज्यादा वाला, ठीक है। वो एक्सेप्शन मैं ऑलरेडी बता चुका, अदरवाइज सारी कंडीशन फुलफिल करनी है आपको। रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन। तो देखो कह रहा है कोई भी इशूअर जिसने क्या करा है विद इन लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कम से कम 50% रेवेन्यू जो है आपका प्रिसीडिंग 1 ईयर में मस्ट हैव बीन अर्न फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय न्यू नेम। मतलब जो न्यू नेम जो एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है भैया, उससे कम से कम कितना प्रॉफिट आपका आया हो, सॉरी रेवेन्यू आया हो कितना बेटा? लिखो। तो ये खत्म हो गया हमारे पास रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1। लिखो फटाफट से। समझ में आया कि नहीं आया?
हो गया बेटा। ये फार्मास्यूटिकल सेल लिखा है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन के पीछे लॉजिक क्या है? क्या? अच्छा। और अच्छा, और एनीवन एल्स? बोलो भाई। अच्छा, और कोई? देखो भाई, यार मान लो कंपनी ने कोई भी फैंसी नाम रख दिया जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये तो मूर्ख बना रहे हो आप लोगों को। क्या बना रहे हो? बेवकूफ बना रहे हो। जैसा आज के डेट में एक ऑर्गेनिक चीजों का बड़ा वो है ट्रेंड। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी। राइट, तो आपने कोई ऐसा नाम रख दिया है जो लोगों को अट्रैक्टिव सा लग रहा है, ट्रेंडिंग सा लग रहा है कि यार इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका फ्यूचर क्या है, ब्राइट है। बट एक्चुअल में आपका रेवेन्यू उससे है ही नहीं। तो कंपनी एक्चुअली सेबी ये चाहता है कि आप उस बिजनेस को सामने लेके आओ जिस बिजनेस में आप अच्छा कर रहे हो, ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि हाँ भैया इस कंपनी का इसमें प्रॉफिट है, तो हमें हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आप मान लो कोई फैंसी सा नेम आपने रख दिया जो ट्रेंडिंग में है, और आप क्या कहते हैं, ट्रेंड के साथ बेटा अपना आईपीओ को सक्सेस करके चले जाओ, तो ऐसा सेबी आपको मना कर रहा है। इसलिए बेटा एक कंडीशन लगेगा, नाम चेंज कर रहे हो तो आप जेन्युइन तरीके से नाम चेंज करा आपने, भाई आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है उस नाम से। आई मीन वो आपका बिजनेस बहुत उस एक्टिविटी से आपका बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है, रेवेन्यूज भी आ रहे हैं, तो आपने इसलिए नाम चेंज करा है। आपने इसलिए नाम चेंज नहीं करा है क्योंकि आपको आईपीओ लेके आना है। आपने नाम इसलिए चेंज करा है क्योंकि आपका प्रॉफिट ज्यादा किससे है, उस बिजनेस से। आपका रेवेन्यू ज्यादा किससे है, उस बिजनेस से। इसलिए आपने उसके नाम को प्राइमा फेसी रखा हुआ है। समझे ना? तो ये लॉजिक है इस पर्टिकुलर कंडीशंस के पीछे। चलिए फाइनली बेटा रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 यहाँ पर क्या हो गई है, समाप्त। हालांकि अब एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी राउट। अब मान लो आपने ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो रेगुलेशन 6 का सब रेगुलेशन 2 आपको एक और ऑल्टरनेटिव राउट दे रहा है आईपीओ लाने के लिए। तो ये कहता है जी, इफ एन इशूअर, कौन बेटा, कैन नॉट सेटिस्फाइड, कैन नॉट सेटिस्फाई द फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपने ऊपर दी गई फाइनेंशियल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करी, स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 में, ठीक है, बोलो भैया, कहते हैं स्टिल एलिजिबल हैं आप टू मेक एन आईपीओ
ठीक है। इफ फॉलो दीज रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप उसको फुल कर पा रहे हैं तो भैया आप क्या कर सकते हैं, आईपीओ लेके आ सकते हैं। ठीक है, बोलो जी। या तो सर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, एलिजिबल सिचुएशंस के? तो सबसे पहले आप आईपीओ लेके आएंगे बुक बिल्डिंग मेथड से। किससे? बुक बिल्डिंग प्रोसेस का पहला पहला कंडीशन क्या है? ओके। दूसरा, आप करेंगे क्यूआईबीज को अलॉटमेंट। किसको अलॉटमेंट करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय क्यूआईबीज? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब यहां पर एक कंडीशन क्या है कि जो इशूअर है मस्ट अंडरटेक टू अलॉट एट लीस्ट कितना, 75% ऑफ नेट ऑफर, मतलब जो भी आप ऑफर लेके आ रहे हो उसमें से 75% आपको मिनिमम किसको देना पड़ेगा? क्यूआईबीज को। किसको बेटा? यानी कि आप पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते टोटल। ठीक है, मतलब कम से कम 75% किसको इशू करने पड़ेंगे? हाँ जी। फिर क्या कहते हैं, दिस इज कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 कह रहा है रिफंड ऑब्लिगेशन। कहते हैं द इशूअर मस्ट रिफंड द फुल सब्सक्रिप्शन। आपको फुल सब्सक्रिप्शन क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा इफ इट फेल्स टू अचीव मिनिमम 75% टू क्यूआईबीज। मतलब अगर आप क्यूआईबीज को इन्वेस्टमेंट कितना नहीं लेकर आ पाए तो भैया आपको पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, क्यूआईबीज अगर खरीदना चाहते हैं आपके शेयर्स को तो आप लेके आ सकते हैं, एलिजिबल कंडीशन अगर फुलफिल नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, अदरवाइज बेटा आपको अलाउड नहीं है आईपीओ लेके आना। यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहा है, अगर आपने कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी तो पब्लिक में मेजोरिटी शेयर नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो क्यूआईबीज अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो लें, आप लाना चाहते हो तो लाओ, अदरवाइज भैया दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर क्यूआईबीज ने भी नहीं लिया आपके, ठीक है, और मिनिमम 75% नहीं लिए तो आपको सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशन आपने फुलफिल करी तो आप आईपीओ लेके आ सकते हो, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। समझे? देख लो। और बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आपको आरएचपी इशू करना पड़ेगा। आरएचपी जानते हैं ना? प्राइस कौन डिसाइड करेगा? पब्लिक। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है।